सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। ज्योतिष दीप चैनल के भाग संख्या 28 में 28 में हम भावों पर विचार कर रहे थे, जिसमें आपको हमने बतलाया था कि इन भावों का मानव के जीवन में दैनिक क्या प्रभाव पड़ता है और उनका ज्योतिष में क्या विशेष उपयोग है। इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए एक ज्योतिषी को भावों के क्या गुण अवगुण हैं, भाव हमको क्या फल देते हैं, उनके विषय में विशेष रूप से विचार करना चाहिए। इसी क्रम में 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है, जिससे जातक के भाग्य के विषय में विचार किया जाता है। 9th हाउस से हम पिता के विषय में भी, जातक के पिता के विषय में भी विचार करते हैं कि जातक का भाग्य कब उदय होगा तथा उसके अपने पिता से किस प्रकार के जीवन में संबंध रहेंगे, अर्थात मधुर संबंध रहेंगे या कटु संबंध रहेंगे। इन तथ्यों का हम विचार करते हैं। प्रत्येक जातक अपने भाग्य के विषय में सदैव चिंतित रहता है कि उसका भाग्य किस अवस्था में चरमोत्कर्ष, अत्यंत चरम सीमा पर कब फलित होगा, कब उदय होगा, जिससे वह जीवन के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और संसार में अपना यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को भी प्राप्त कर सके। इसलिए ये 9th हाउस बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस 9th हाउस से हम तीर्थ यात्रा का भी विचार करते हैं तथा इसी 9th हाउस से जातक अपने जीवन काल में क्या क्या पुण्य कर्म करता हुआ, अर्थात अपने जीवन काल में कितना दान और पुण्य का कर्म करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस मानव के जीवन में देव दर्शन, यज्ञ, विद्यादान और अनेक प्रकार के सामाजिक और भौतिक तत्व पदार्थों को का दान करने से उनको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने सभी का एक ही मत है कि जो जातक अपने जीवन काल में अधिक से अधिक दान पुण्य करता है, चाहे वो दान भोज्य पदार्थ सामग्री हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, चाहे वो अन्य प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुएं या धन हो, दान करना चाहिए, जिससे हमारा अर्थात जातक का यह लोक और परलोक सुधरता है।
उसको फल शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस 9th हाउस के बाद में 10th हाउस आता है। 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र है। इस मानव योनि में आकर प्रत्येक जातक बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता। अर्थात प्रत्येक जातक अपने जीवन काल में अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता के अनुसार अनेक प्रकार के कार्य करता है और उन कार्यों के संपन्न होने से उसको धन की प्राप्ति होती है। और वो जो धन होता है, परिश्रम से प्राप्त किया हुआ धन, उसके जीवन में सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है। इसलिए कर्म ही भाग्य का विधाता है। प्रत्येक जातक को कर्म तो करना ही चाहिए। ये कर्म हमारे शुभ कर्म होते हैं और कुछ हमारे अशुभ कर्म होते हैं। तो मानव योनि में आकर के प्रत्येक जातक को अधिक से अधिक शुभ कर्म करने ही चाहिए। इन कर्मों के विषय में विस्तृत रूप से मैं आगे बतलाऊंगा। इसी 10th हाउस से एक दैवज्ञ एक जातक के विषय में बतलाता है कि अमुक जातक सरकारी राजकीय सेवा करेगा अथवा प्राइवेट सर्विस करेगा अथवा स्वयं का बिजनेस करेगा अथवा दूसरों के साथ मिलकर के बिजनेस या व्यापार करेगा। अनेक विभिन्न तथ्यों को लेकर के हम कर्म के संबंध में विचार करते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही शुभ लाभदायक है। जब कोई जातक अपने भविष्य के विषय में ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है, तो मुझे सरकारी नौकरी को बड़ी निष्ठा और तत्परता के साथ में करना चाहिए, और वो करता है। इसी प्रकार से जिन जातकों को यह पता ज्ञान हो जाता है कि हमारे भाग्य में व्यवसाय है, स्वयं का व्यवसाय है, सहयोग का व्यवसाय है, तो हमको उस व्यवसाय को पूर्ण रूप से निष्ठा और तत्परता के साथ में करना चाहिए। इस 10th हाउस के विषय में मतांतर से एक मत है कि 10th हाउस पिता का भी कारक होता है। इससे पिता का सुख भी देखा जाता है, क्योंकि मतांतर से विद्वानों का यह कथन है कि जब 4th हाउस माता है तो माता का पति माता से 7th भाव 7th हाउस पिता है। इसलिए हमको पिता का भी विचार करना चाहिए। 10th हाउस के बाद में 11th हाउस है। 11th हाउस को हम लाभ भाव कहते हैं, प्रॉफिट हाउस बोलते हैं। इससे मानव जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, और यदि मानव जीवन में कर्म करते हुए भी यदि उसको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके कर्म में अथवा भाग्य में कोई न कोई कमी अवश्य है। क्योंकि जब 10th हाउस कर्म कराता है तो उन कर्मों का प्रतिफल 11th हाउस देता है। इसलिए 11th हाउस से हम किए हुए कर्मों के द्वारा क्या क्या हमको लाभ प्राप्त होंगे और
कौन कौन से हमको लाभ प्राप्त न हो करके हानियों का, लॉस का सामना करना पड़ेगा, इस विषय में विचार किया जाता है। 11th हाउस हमारे अनेक मांगलिक कार्यों का भी सूचक है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों का प्रतिपादन होता है, अर्थात मानव को, जातक को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य करने पड़ते हैं, जो उसके आत्म संतोष और प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। इस भाव के साथ में इस 11th हाउस से हम जातक के बड़े भाई के विषय में भी विश्लेषण करते हैं कि जातक का बड़ा भाई जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, अथवा प्यार करने वाला होगा, अथवा हितकारी होगा, अथवा उसके अनेक प्रकार के दैनिक जीवन के कार्यों को पूर्ण कराने वाला, सहयोग प्रदान करने वाला होगा, अथवा इन सभी तथ्यों का के विपरीत होगा। यदि बड़ा भाई जीवन में जातक के अनेक प्रकार के शुभ ज्ञान में निर्देश, शुभ दिशाओं का मार्गदर्शन, शुभ कामों का मार्गदर्शन आशीर्वाद के रूप में देता है, तो जातक उत्तरोत्तर अपने जीवन काल में विशेष रूप से लाभ, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को प्राप्त करता है और अपने जीवन काल में बहुत ही प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि अग्रज, भ्राता, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की अनेक प्रकार की शुभ कामना करता है और अपने जीवन काल में अपने से ही उसको उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ देख करके मन में बड़ा प्रसन्नचित्त होता है, इसी प्रकार से बड़ा भाई अग्रज भ्राता का भी यही धर्म है। वो भी इन चीजों का अनुभव करता है, जिससे जातक को बहुत ही सुखानुभूति होती है। 11th हाउस के बाद 12th हाउस है। 12th हाउस व्यय भाव है, अर्थात एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर से तात्पर्य अनेक जातक जो है अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के खर्चा करता है, और वो खर्चे जो हैं उसके जीवन काल में शुभ खर्चे हैं अथवा अशुभ खर्चे हैं। इन सब का विश्लेषण 12th हाउस से किया जाता है। यदि जातक अपने दैनिक जीवनोपयोगी अनेक प्रकार के शुभ कार्यों में खर्चा करता है, तो वो उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी और मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं। और यदि वह अपने जीवन काल में अशुभ कार्यों में खर्चा करता है, तो वही जो है अशुभकारी के साथ साथ में मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाने वाले, अपयश पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए 12th हाउस पर हम विशेष रूप से बड़ी गहराई से विचार करते हैं और जातकों को उसके लिए संकेत करते हैं। इस विषय को आगे मैं विस्तृत रूप से फिर आपको बतलाऊंगा। 12th हाउस से हम यात्रा एक धार्मिक यात्रा की होती है, एक अशुभकारी यात्रा होती है, या सामान्य जीवन में जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, इस प्रकार की यात्रा होती है, जिसमें दोनों यात्राओं में खर्च होता है, लेकिन धार्मिक यात्रा से विशेष मन की शांति मिलती है।
12th हाउस हमारा अनेक प्रकार के ऐसे व्यय बतलाता है जिससे जातक पीड़ित होता है। 12th हाउस से दवाइयों का खर्चा, जब जातक मेडिसिन पर खर्चा करता है और उन मेडिसिन से किसी भी जातक के परिजन को या स्वयं जातक को लाभ प्राप्त नहीं होता है तो बहुत ही अशांति होती है। 12th हाउस कारागार, जेल का भी सूचक है, जो जातक को सावधान करता है कि अमुक समय पर इस प्रकार के गलत कार्य करने पर उसका जेल योग बनेगा। और यदि उनका वो परिहार कर लेता है तो बहुत सूक्ष्म रूप में 12th हाउस के जेल योग से अल्पकालीन समय में उसको पूर्ण करके मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार से जातक के ये 12th हाउस बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और बहुत सी जीवन की अनेक प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म और लाभकारी और अहितकारी सूचनाओं से अवगत कराते हैं। यदि बुद्धिमान प्रज्ञावान जातक ज्योतिष का सहारा लेते हुए इन 12th हाउस के गुण अवगुण या दिशा निर्देशन का अपने जीवन में पालन करता है तो वह बुद्धिमान और लाभकारी रहता है, जो उसके जीवन के लिए एक प्रतिष्ठा का उदाहरण बनता है। इस ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप लगातार इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। अनेक जातकों के मेरे पास प्रश्न आते हैं, फोन आते हैं और इनसे संबंधित उनको बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती है और उस आत्म संतुष्टि के साथ में उनके प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं तो वो अपने को बड़ा अहोभाग्य और धन्य समझते हैं। ये शब्द कहते हुए मैं उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करता हूं। इसी भावना के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को उत्तरोत्तर सब्सक्राइब करते रहें। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने हित के लिए और अपने इष्ट जनों के हित के लिए प्रयोग करते रहेंगे तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। कल्याणम अस्तु।